नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आईबी एसीआईओ के इंटरव्यू के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज सभी प्रकार के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से आप घर बैठकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और ये सारे एग्जाम्स हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे, उनके लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए या फिर इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की खुफिया एजेंसी है, खुफिया विभाग है भारत का। ये गृह मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा, एमएचए की वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आता है और रिजल्ट भी वहीं पे आया है। जो पोस्ट है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, पोस्ट का नाम है ACIO सेकेंड असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ACIO एग्जीक्यूटिव या ACIO 2 इस पोस्ट का नाम है जिसके लिए आप अप्लाई करा था आपने। और इसमें 3 तरह के स्टेजेस होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू। तो अब टीयर 1 और टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू का समय आ गया है। दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने IB-ACIO का एग्ज़ाम दिया था 2014 के नोटिफिकेशन पे। एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, 14 में नोटिफिकेशन आया था नवंबर में, और एग्ज़ाम 2015 में हुआ। इसका रिजल्ट भी 2015 दिसंबर के आसपास आया था। लेकिन जो मुझे ट्रेनिंग का कॉल आया वो आया 2017 में। जी हाँ, इसमें बहुत समय लग जाता है। क्यों लगता है आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, जब जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे तब। तो इसमें समय लग सकता है। मैंने ये जॉब ज्वाइन नहीं की लास्ट ईयर ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, और अगर ज्वाइन कर ली होती तो शायद आपके सामने बैठकर आज ये वीडियो नहीं बना पाता। अगर आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के बारे में अपडेट्स चाहते हैं, या फिर PDF उनका आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जनरल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉलो करना चाहते हैं UPSC या अन्य सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप मेरा पेज लाइक या फॉलो कर सकते हैं। facebook.com/महिपाल सिंह राठौड़ ये वाला पेज है, इसे लाइक या फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको ये सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो IB-ACIO एग्जाम में टीयर 1 एग्जाम जो है वो होता है 100 मार्क्स का प्रिलिमिनरी, टीयर 2 50 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और इंटरव्यू अब जो होगा वो है 100 मार्क्स का। तो जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इन तीनों के मार्क्स जोड़कर बनेगी। तो टोटल जो सिलेक्शन होगा वो 250 मार्क्स में से होगा। तो ऐसा है कि अगर आपके टीयर 1 और टीयर 2 इतने अच्छे नहीं गए जितना आपको उम्मीद थी, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपना स्कोर इंप्रूव करने की, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे खासे हैं। अन्य एग्जाम्स में इंटरव्यू का इतना वेटेज नहीं होता है, यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 100 आउट ऑफ 250, 40% वेटेज है। इतना वेटेज किसी एग्जाम में नहीं होता, जनरली 11 या 13% तक होता है हर एग्जाम में, स्टेट PCS UPSC आप देखेंगे इतना ही वेटेज होता है। यहाँ पे 40% वेटेज इंटरव्यू का है। तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सिंसियरली तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपका टीयर 1 टीयर 2 अच्छा भी हुआ था तो इंटरव्यू को बहुत गंभीरता से लें, इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, पढ़कर जाएँ। तो इंटरव्यू के लिए आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपका लाइफ का पहला इंटरव्यू है तो घबराइए मत। इंटरव्यू इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, आपस में बातचीत है। बस उस बातचीत में आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपने कभी इंटरव्यूज़ नहीं फेस किए हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, या फिर पहले किसी एग्जाम में नहीं फेस किया है, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहे हो उनसे बात करिए, उनके साथ मॉक इंटरव्यू करिए। अगर हो सके तो किसी टीचर से मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए, अगर आपके आसपास कोई टीचर्स हैं। नहीं है तो फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप अपना जो पूरा बैकग्राउंड है, डेटा है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, वो सब एक पेपर पे लिखिए। वैसे भी आपको इंटरव्यू के लिए सारे डिटेल अपना जो पूरा डेटा है वो अपलोड करना ही है। तो वो जो डेटा उनके पास होगा, इंटरव्यूअर्स के पास, वो आप अपने फ्रेंड्स को दीजिए और उनसे बोलिए कि वो सवाल पूछें। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू, अगर दोस्त नहीं है आसपास जो तैयारी कर रहे हो, कांच में एक खुद से सवाल पूछिए, आंसर कीजिए। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज खुद चेक कर सकते हैं और बोलने का तरीका भी देख सकते हैं। फ़ोन में रिकॉर्डिंग करके तरीका देखिए बोलने का, फिर उस पर इंप्रूव कीजिए। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं इंटरव्यू के लिए। वैसे आप डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा बनाए गए कुछ बेसिक वीडियोस हैं जो किसी भी इंटरव्यू के लिए काम किए हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज पे उनका वीडियो है, वो आप देखिए, ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। और एक और वीडियो है, हालांकि ये IBPS RRB इन सब के लिए है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं एक बार से, बेसिक थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। ये वाला बिल्कुल देखना, बॉडी लैंग्वेज वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम आपके IB इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के लिए जाने से पहले 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक करें। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन, कोई जॉब कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है, तो ये वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपकी एकदम व्यवस्थित तरीके से फाइल में होनी चाहिए।
और फाइल को बहुत अच्छे से सुरक्षित रूप से लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि कहीं कैब से या ऑटो से जा रहे हैं और ऑटो में पीछे वो छोड़ दें, इस तरह की गलती मत करना। तो ऐसे लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी ना हो जाए। फिर अपना अटायर यानी अपनी ड्रेस अच्छे से चेक कीजिए। अगर फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो कलर अच्छे से मैच करिए। मैं ज़्यादा इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि लड़कों को टी शर्ट या जीन्स में मत जाना, ठीक है। फॉर्मल ज़रूर पहनना, पैंट शर्ट टाई सूट आपकी मर्ज़ी है। मौसम अगर अच्छा है तो सूट पहन लीजिए। बेंगलुरु जैसे शहर में इंटरव्यू है, 27-28 डिग्री टेम्परेचर है, तो सूट पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री दिल्ली में देने जा रहे हैं इंटरव्यू जून के महीने में, तो सूट मत पहनना, पसीने में पसीना आ जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। लड़कियों के लिए ये प्रेफरेबल रहेगा कि आप साड़ी या सलवार सूट पहने, जो भी आप प्रेफर करते हैं। तो अपने अटायर को एक बार अच्छे से देखिए। बी वेल ग्रूम्ड। लड़कों के लिए स्पेशली आजकल दाढ़ी मूंछ बढ़ाने का फैशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर चले जाएं, ठीक है। प्रोफेशनल लुक रखिए अपना, एकदम क्लीन शेवन जाइए, बेटर रहेगा। बी ऑन टाइम। बड़े शहरों में जहाँ इंटरव्यू है वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। दिल्ली में खास करके जहाँ आईबी के इंटरव्यूज़ होते हैं वो एरिया काफ़ी वीआईपी मूवमेंट्स वाला है। वहाँ एयरपोर्ट से रोड आती है, तो वो एयरपोर्ट वाला रोड कई बार वीआईपी मूवमेंट के लिए ब्लॉक भी कर सकते हैं। मेरे साथ हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ। किसी वीआईपी का उस दिन मूवमेंट था, रोड ब्लॉक कर दी थी पौन घंटे 1 घंटे के लिए, तो मैं लेट होते होते बच गया था। थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें, 1 घंटे पहले पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। पहले 1-1.5 घंटे 2 घंटे सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक होंगे, तो इसलिए बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है। भूखे पेट ना जाएं, सुबह थोड़ा नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके जाएं, या फिर दिन में इंटरव्यू है तो कम से कम लंच करके जाएं। तो अपने पास या तो थोड़ा बहुत कुछ खाने का रखें या फिर कुछ ना कुछ खा के जाएं। बिल्कुल भूखे पेट मत जाना, ठीक है। वहाँ पे भूख लगेगी और आप बाहर निकल नहीं सकते हैं वहाँ से, आपको बाहर निकलना अलाउड नहीं है उस प्रेमिसेस से। फिर आते हैं हम एक्चुअल इंटरव्यू पे। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो आपके बैकग्राउंड पर होगा। बैकग्राउंड यानी कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने अगर किस फील्ड में आपने डिग्री करी है, ग्रेजुएशन करी है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, या फिर आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया है, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो 2-4 सवाल थोड़े उससे पूछ सकते हैं। अगर आपने जॉब किया है तो आपसे आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में या फिर जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब होता क्या है कि इंटरव्यू लेने वाला अगर आपके ही फील्ड से है तो उस दिन आपसे बहुत आपके फील्ड के सवाल पूछे जाएंगे। अब ये प्योर लक है, तो बेसिक कम से कम अपने फील्ड का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं और इंटरव्यू पैनल में कोई इंजीनियर ही बैठे हैं, तो फिर वो आपसे पूछेंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं और किस्मत से वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो आपसे 2-4 सवाल पूछ सकते हैं मैकेनिकल के। आईबी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपको टेस्ट किया जा रहा है कि ज़िंदगी में आपने जो काम किया है उसको आपने सीरियसली सिंसियरली किया है या नहीं। आपने इंजीनियरिंग में कितना ध्यान दिया, कितना आपने पढ़ा। कोई आपसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछेंगे, बेसिक 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपडेट रखिए, ब्रशअप रखिए अपने टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आप हैं खास करके। लेट्स से आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स हैं और पैनल में जो बैठे हैं वो भी हिस्ट्री के ग्रेजुएट रहे हैं, तो फिर वो आपसे 2-4 अगर सवाल पूछ लेते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था। अब अगर आप वहाँ गलत जवाब दोगे तो उसका थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप जवाब मत दो, आप ये बोलो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप नहीं पता तो मना कर दीजिए, सर मुझे याद नहीं है। वो एक बेटर इंप्रेशन देता है, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो पैनलिस्ट होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, दे आर मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स, या तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं या फिर सीनियर आईबी के ही ऑफिसर होंगे। सो वो बहुत ही अच्छे स्मार्ट लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आपका इंटरव्यू लेने वाला कोई डल सा व्यक्ति होगा। दे आर वेरी डायनामिक पीपल। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आईबी क्यों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनना चाहते हो। तो देखो भाई, देश में पहली चीज़ तो ये है कि बेरोज़गारी है और आप एक बेरोज़गार हैं, आपको जॉब चाहिए। तो ये सच्चाई है, इसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो फिर आपसे ये सवाल थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वाई डू यू वांट टू स्विच। अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी पीएसयू में हैं, किसी भी अन्य जॉब में हैं, तो आपके लिए ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका रीज़न बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। सोचिए आप उससे एक लोअर लेवल की जॉब कर रहे हैं, यानी आईबी का जो ACIO जॉब है दैट इज़ लेवल 7 जॉब, ग्रेड पे 4600। तो अगर उससे नीचे का है तो आप कह सकते हैं सर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ अपने आप को, ऊपर से ऊपर बढ़ोतरी कौन नहीं करना चाहता कैरियर में, जीवन में, तो दैट इज़ ओके। लेकिन फिर क्या है कि आपसे ये पूछेंगे कि आप आईबी में आ रहे हो तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेकर आ रहे हो, व्हाट कैन यू ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस से आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आईबी में, आईबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आईबी को आपसे क्या फ़ायदा है। तो आप बता सकते हैं कि मेरी जो कॉमर्स की स्किल्स हैं, मैं ऑडिट कर सकता हूँ या फिर अकाउंट्स देख सकता हूँ। तो अगर कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन संदिग्ध है
तो उससे रिलेटेड जो जांच होगी उसमें मैं मदद कर सकता हूँ। या फिर इस तरह की जो मेरी स्किल्स हैं वो फाइनेंशियल स्किल हमेशा काम आती ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल कई तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हैं या फिर जो टेररिस्ट फंडिंग्स भी हैं, उसमें आपका रोल रह सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को जेम्स बॉन्ड नहीं बताना है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक जो आपकी स्किल्स हैं उसी के अनुसार बताइए, ठीक है। अगर स्किल्स नहीं है तो देखिए थोड़ा सा आपको बोलना चाहिए कि सर जो भी स्किल है वो मुझे ट्रेनिंग में मैं सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह से आप कुछ आंसर को बना सकते हैं। फिर आते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होता है कि आप भारत की जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड समस्याएं हैं उनके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये किताब खरीदनी है और पढ़नी है। अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप इस किताब से वाकिफ़ होंगे। जो नहीं है उन्हें बता देता हूँ, अशोक कुमार आईपीएस हैं, उन्होंने किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, लगभग 150 पेज की है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और इसे पूरा अच्छे से पढ़ लो। इसमें ये सारे टॉपिक डिटेल में अच्छे से एनालाइज करके बताए गए हैं कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट में, जो नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, कौन से स्टेट में कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए NSCN K क्या है, NSCN IM क्या है, भारत सरकार किससे बात कर रही है और किससे बात नहीं कर रही है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर टेररिज्म, जितना भी आतंकवाद से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कश्मीर की समस्या क्या है, आप मेरा कश्मीर का बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं स्टडी IQ पे, उससे आपको बेसिक पता चल जाएगा कि कश्मीर में समस्या क्या है भारत पाकिस्तान के बीच। और फिर जो कश्मीर में मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है उसके बारे में आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी आप अच्छे से डिटेल में जानिए। लेटेस्ट जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, उसको भी पढ़ लेना। अगर रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहते हो तो गौरव सर ने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, 2018 की रिपोर्ट है, उसको देख लो। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत में किस तरह की, कितने तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कौन सी फोर्सेस हैं, CISF क्या करती है, ITBP क्या करती है, आपको पता होना चाहिए किसका क्या रोल है, कहाँ पे कौन सी पोस्टेड रहती है, ये सब आपको डिटेल में अच्छे से पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएंगी, इसे ज़रूर पढ़ के जाना। इन सवालों के जवाब आपको गलत नहीं देने हैं, ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देगा। फिर आते हैं कुछ और IB स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे। एक सवाल जो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, स्पेशली अगर आप किसी शहर से हैं, जैसे आप दिल्ली शहर में पले बड़े हैं, वहीं पे आपने पढ़ाई करी, या फिर आप बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई किसी बड़े शहर में रहे हैं, आप ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में नहीं रहे, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में नहीं गए, तो आपसे पूछेंगे कि क्या आप रिमोट एरिया में पोस्टिंग झेल लोगे, रह लोगे, कैसे रहोगे ऐसे एरिया में जहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, जहाँ फ़ोन कनेक्टिविटी अभी भी 1G 2G चल रहा है, जहाँ पे 4G नहीं है। तो देखिए ये इस जॉब की प्रोफाइल ऐसी ही है, आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग होगी। तो अगर आप इस इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो, अगर आप IB ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको तैयार रहना होगा मेंटली इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे आपको झिझक नहीं दिखानी है कि नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इंटरव्यू तक आए हो इसका मतलब आप तैयार हो रिमोट एरिया में रहने के लिए, तो बिल्कुल आप बताइए कि हाँ आप रह सकते हैं। फिर लैंग्वेज स्किल है, अगर आप कोई अन्य लैंग्वेज जानते हैं, कोई अन्य भाषा जानते हैं इंग्लिश हिंदी के अलावा, तो एक बहुत बड़ा एसेट है। IB ऐसे लोगों को प्रेफर करेगी, उन्हें चाहिए ऐसे लोग जो कोई ना कोई एक रीजनल भाषा बोलते हैं। अगर नहीं बोलते तो भी कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन अगर बोलते हो तो अच्छी बात है। और अगर सीख रहे हो कोई तीसरी भाषा, तो जैसे अगर आपने बचपन में कभी फ्रेंच या स्पेनिश सीखी है ऐसे ही, या कॉलेज में स्कूल में कभी, तो आप ये भी बता सकते हो कि सर मैंने ये भाषा सीखी हुई है और मैं कोई भी नई भाषा सीख सकता हूँ जहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो। फिर आते हैं हॉबीज़ या पैशंस पे। तो हर इंटरव्यूअर के ये फेवरेट सवाल होते हैं, क्या हॉबी है, क्या पैशन है। अपनी हॉबी, अपना पैशन बहुत सोच समझ के वहाँ पे लिखना इंटरव्यू वाली शीट में, और जो भी बोलो, जो भी हॉबी बताओ उसके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। ये भी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका जवाब गलत नहीं आना चाहिए हॉबी पैशन का। ऑलराइट, फिर अगर आपके जॉब के बीच में या फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई गैप दिखा रहा है, जैसे अगर आप 2014 के पास आउट हैं और आप 2016 में 16 तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, या फिर 2018 तक आपने कुछ नहीं किया है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप पिछले 3-4 साल से क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा था कि कई लोग उल्टे सीधे जवाब देते हैं, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। देखो मेरा कहना है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की कर रहे हो, साफ बता दीजिए। इसमें कोई शर्माने की या छुपाने की बात नहीं है। सबको पता है देश में हर कोई नौकरी के लिए आजकल 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर 6 महीने में किसी की जॉब नहीं लगती अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो। हाँ, अगर आपके कॉर्पोरेट जॉब के बीच में कुछ 1-2 साल का गैप है तो वो आपको थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ सकता है। अच्छा, हॉबी से एक बात याद आ गई, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, फोटोग्राफी लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, या फिर क्या फोकस होता है, अपर्चर, ये सब बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से फ़ोटो खींच के आप अपनी हॉबी फोटोग्राफी लिख दो। अगर लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। जॉब प्रोफाइल।
तो देखो, आईबी की जो जॉब प्रोफाइल है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं है। ये सीधी सी बात है, सही बात है। और ये ऐसा ही होना चाहिए। आईबी में क्या होता है एग्जैक्टली वो सबको पता चल जाएगा, तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो काहे का इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगा, है ना। तो बेसिक जो बातें बाहर हैं पब्लिक डोमेन में जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये हैं। पहली चीज़, ट्रेनिंग होती है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है। पहला फेज़ होता है शिवपुरी में, वहाँ ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी पे स्ट्रेस दिया जाता है, साथ साथ में क्लासेस भी होती हैं। फिर सेकंड फेज़ होता है दिल्ली में, तो दिल्ली में मेनली एकेडमिक्स है, वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर तीसरी आपकी जो तीसरा फेज़ है वो है फील्ड में, यानी आपको फील्ड में अटैचमेंट दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में या जो भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है वहाँ पे आप सीनियर ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग में रहोगे, उनसे अटैच रहोगे। फिर जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी टफ हो सकती हैं, क्योंकि जो पोस्टिंग होती है फॉर गाइज इट इज़ मोस्टली इन रिमोट एरियाज़। रिमोट एरिया से मेरा क्या मतलब है कि आपको जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट या फिर जो पाकिस्तान या नेपाल बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग दिल्ली मुंबई मिलेगी, मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, लेकिन जनरली जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको शुरुआती सालों में जो कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहीं पे भेजा जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेंटली अपने दिमाग में ये चीज़ आज से डाल लो, अगर आप आईबी में जॉब करना चाहते हो तो आपको उन एरियाज़ में रहने की तैयारी करनी चाहिए। ट्रेनिंग इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट अ पोस्ट ऑफ क्लर्क जहाँ पे आपको ऑफिस में बैठकर काम करना है, ठीक है। ये फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब के लिए आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, इसलिए आपको वहाँ काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है और साथ साथ में क्लासेस भी होती है, एकेडमिक्स भी होती है। इस जॉब की जो काफ़ी अच्छी बात है वो ये है कि अगर जॉब टफ है तो सैलरी भी अच्छी है। 4600 ग्रेड पे का ये जॉब है, 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और 7th पे में लेवल 7 का जॉब हो जाएगा। तो इन हैंड सैलरी लगभग 60,000 रुपये रहेगी, उससे ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप 4600 ग्रेड पे के जॉब सीजीएल में देखोगे तो वहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 50 के आसपास रहेगी। तो वहाँ यहाँ पे 10,000 ज़्यादा है, 10-15,000 रुपये ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। जो आईबी है, एनआई है, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनमें 20% बेसिक का एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि देयर इज सम अमाउंट ऑफ रिस्क। तो इट इज़ अ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। अब आते हैं हम इसके ये जो नौकरी है ACIO की, इसके कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो मैं दोनों आपको बताना चाहता हूँ। पहला, ये जो नौकरी है ना ACIO की, ये मोर और लेस पीसफुल है। अब ये जो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आईबी में जॉब कर रहे लोगों से बातचीत में उनसे मुझे मिले हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे ये बताया है। तो अब इसमें मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि देखो हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। मैंने 2-4 लोगों से बात करी है, 5 लोगों से बात करी है, तो हो सकता है कि लार्जर जो परसेप्शन हो वो अलग हो, लेकिन जो मुझे बातचीत पे जो लोगों ने बताया उसके बेसिस पे मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं। पहली चीज़, नौकरी जो है ज़्यादातर पीसफुल रहती है, क्योंकि हर रोज़ देश में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, हर रोज़ नक्सल घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, साल में 10-15 दिन, महीना ऐसा कुछ होगा, 30 दिन जब रिस्क ज़्यादा होगा, तो उन दिनों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया है, ठीक है। तो उन दिनों में रिस्क काफ़ी है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी का समय है उन दिनों में ज़्यादातर शांति का काम है। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, कोई डायरेक्ट रिस्क नहीं है। हाँ, काम है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री बिठा देंगे, बट पीसफुल जॉब है, ओके। दूसरा, सैलरी काफ़ी अच्छी है, 60,000 प्लस इन हैंड है, और ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे आप रहोगे पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे लिविंग जो आपका रहने का खर्चा है वो बच जाएगा। तो काफ़ी सैलरी आप अपनी सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस मामले में ये जॉब अच्छा है। वर्क प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दिन आप सोचो पोस्टेड हो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो वहाँ पे आप नक्सलिज्म से डील कर रहे हो। फिर आप कभी पोस्टिंग आपकी हो जाएगी कश्मीर में, तो आप मिलिटेंसी वाले एरिया में डील करोगे। फिर अगर आपकी कहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे आप जो तस्कर होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, उनको रोकने का काम है, उस तरह का काम आपका रहेगा। तो इन सब की इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि बंदूक लेके आतंकवादियों से लोहा लेना है, ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है उनकी सूचनाएं इकट्ठी करना, उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना। तो वर्क प्रोफाइल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अलग अलग तरह के इश्यूज से डील करोगे, तो जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है उनके लिए बेस्ट नौकरी है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट चीज़ है जो हो सकती है। लेकिन अगर आप घर पे रहना चाहते हो, आप कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, राजस्थान के तपते रेगिस्तान वाले एरियाज़ में रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर इस नौकरी के बारे में थोड़ा सा सोच विचार लेना, फिर ज्वाइन करना, ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई गांव में ही रहोगे, ज़्यादातर जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हो जाता है, तो आपकी पोस्टिंग जो होगी वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या तहसील हेडक्वार्टर्स पे होगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है। फिर नेगेटिव में देखो, वो वाला जो रिस्क मैंने आपको बताया, जब कुछ दिन जो रिस्क होंगे वो काफ़ी बड़े रिस्क होंगे, ठीक है।
फिर देखो रिस्क इसलिए है क्योंकि आप जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हो अगर NSCN से, तो अगर आप गलत जगह चले गए कहीं पे या फिर गलत इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही। फिर नेगेटिव में देखो एक चीज़ ये है कि प्रमोशन इस डिपार्टमेंट में थोड़े से कम होते हैं और स्लो होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये भविष्य में चेंज हो जाए, मैं इसके बारे में 100% गारंटी लेके आपको ये नहीं कह सकता कि ये सच है या क्या है। ये जो मुझे लोगों ने बताया उसका परसेप्शन है, ठीक है, जो मुझे ACIOs ने बताया है, तो उनके अकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल प्रमोशंस थोड़े से स्लो हो रहे हैं, थोड़े से कम हैं। फिर आपको बंदूक नहीं दी जाती है, यू डोंट हैव एनी गन। तो अगर कभी कोई रिस्क आता है तो आपके हाथ में बंदूक नहीं होगी। आपको वैसे आपकी सिक्योरिटी के लिए आप हमेशा कोऑर्डिनेट करेंगे आर्मी से या दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज से, तो मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इसमें गन नहीं है। और फाइनली पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकती है आपकी, तो ये एक नेगेटिव है कि आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम मिलेगी आपको यहाँ पे। आपकी ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं तो पूरे भारत में, कभी आप उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हैं, नेपाल बॉर्डर पे, कभी आप कश्मीर में हैं, कभी राजस्थान में हैं, तो इस तरह से पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये था IB इंटरव्यू के बारे में, जो मुख्य बातें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर जाकर इस मेरे पेज पर जाकर वहाँ पे आप मैसेज कीजिए। आप अपने डाउट्स या क्वेरीज वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश ये रहेगी कि एक अन्य वीडियो बना के सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दूं, और या फिर एक लाइव सेशन भी किया जा सकता है। आप बताइए कमेंट्स में आप क्या चाहते हैं, लाइव सेशन चाहते हैं या फिर एक और वीडियो चाहते हैं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।